हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं मिशन नेट JRF जून 2021। हम पढ़ रहे हैं अपना पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट, जिसमें हम अपना यूनिट 1 कवर कर रहे हैं और आज हमारी क्लास 13 है, जिसमें हम पढ़ेंगे जैनिज्म का पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसे भी देख लें, ताकि ये पार्ट 3 आपका कंप्लीट है, ये आपको समझ में आए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरे ग्रुप में ऐड हो या मेरे चैनल को जानते हो तो इसे अदर पर्सन को भी शेयर कर सकते हो जिसे इसकी ज़रूरत हो। अगर आपको मेरी क्लास ज्वाइन करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 8299440121 पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास नंबर 13। अभी तक आप जैनिज्म के बारे में पढ़ चुके हो। आपने मेटाफिजिक्स यानी कि तत्व मीमांसा पिछली क्लास में कवर कर ली थी। आज हम जैनिज्म की ज्ञान मीमांसा को पढ़ेंगे। जिसे कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा। एपिस्टेमोलॉजी को पढ़ेंगे। जैनिज्म के अनुसार ज्ञान के 2 प्रकार बताए गए हैं। पहला बताया गया है इनडायरेक्ट, दूसरा बताया गया है डायरेक्ट। इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष और इसे कहते हैं प्रत्यक्ष। अब आपसे क्वेश्चन भी, अब इनडायरेक्ट में भी आपके दो चीजें आती हैं, जिसमें पहला है आपका मति। इंग्लिश वाले बच्चे आप भी इसे मति ही लिखोगे, इसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है आपका श्रुति। ओके। और डायरेक्ट में आपके आते हैं 4 प्रकार। अवधि, मनः, पर्याय, मति, श्रुति, अवधि, मनः, पर्याय, और ये आपका थर्ड है कैवल्य। ठीक है। अब ये क्वेश्चन इसमें से पूछा गया था कि इसे लाइन से लगाइए। पहली बात तो सीक्वेंस में, तो मति सीक्वेंस नोट कर लीजिए, श्रुति, अवधि, मनः, पर्याय, और ये आपका कैवल्य। एक क्वेश्चन तो इस प्रकार से आया है। दूसरा क्वेश्चन आया था कि मनः पर्याय आपका किस में आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नॉलेज में, अप्रत्यक्ष ज्ञान में, या डायरेक्ट नॉलेज यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञान में। तो इस 2 प्रकार के क्वेश्चन अभी तक आए हैं प्रीवियस ईयर्स में। इससे और भी क्वेश्चन नहीं आया है। इसे डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, बट थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि क्या है ये।
मति, मति का मतलब होता है सेंसरी नॉलेज, यानी कि जब हम ज्ञान को अपने सेंसेस से प्राप्त करते हैं, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं सेंसेस, जब हम उनसे ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उनकी वजह से हमें नॉलेज होता है, तो वो होता है मति ज्ञान। श्रुति, श्रुति ज्ञान का मतलब होता है कि आपने किसी से कुछ सुना या कुछ लिखा हुआ पढ़ा, तो ये आपका किस में आएगा, यानी कि जो वर्बल नॉलेज है और रिटन नॉलेज है, जब आप उसे प्राप्त करते हो, एक्वायर करते हो, तो वो आता है आपका श्रुति ज्ञान में। ये प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि किसी चीज के थ्रू, किसी चीज के द्वारा आपको प्राप्त हो रही है, इसलिए इसे इनडायरेक्ट कहते हैं। अब डायरेक्ट कौन सी होगी? डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष। अवधि, अवधि क्या हो गई? अवधि का मतलब हो गया जब हम इनर विजन, इनर विजन से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये नॉर्मली कुछ लोग होते हैं जो बताए जाते हैं कि उनके अंदर उनकी आत्मा से आवाज आती है, वो चीजों को बता पाते हैं अपने इनर विजन से। तो वो ज्ञान जो होता है अवधि ज्ञान होता है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि इस पर्सन का सिक्स्थ सेंस काम करता है, सिक्स्थ सेंस काम करता है ना? ये पर्सन आपका फ्यूचर बता सकता है, आपका पास्ट प्रेजेंट बता सकता है। तो कैसे बता रहा है? अपने इनर विजन से। तो ये आता है आपके अवधि ज्ञान में। मनः पर्याय, मनः पर्याय का मतलब होता है टेलीपैथी। टेलीपैथी आपने सुना होगा, पहले, बहुत पहले के समय में टेलीपैथी का यूज होता था। अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि कुछ योग से और कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी होती हैं जिसके करने से टेलीपैथी करने में इंसान सफल हो जाता है। टेलीपैथी का मतलब होता है कि हम किसी की भावनाओं को, किसी के विचारों को, यानी कि किसी की फीलिंग और थॉट्स को बिना उसके कहे खुद समझ जाएं। ठीक है, इसे टेलीपैथी कहते हैं। इसके लिए, इस टेलीपैथी के लिए लोग कहते हैं कि जो फोर कषाय हैं, फोर कषाय, फोर कषाय कौन से हैं? लोभ, मोह, क्रोध, और माया। ये फोर कषाय हैं। ठीक है, लोभ, मोह, क्रोध, माया। जब पर्सन इससे फ्री होता है, ठीक है, फोर कषाय यानी क्रोध यानी एंगर, लोभ यानी ग्रीड, और आपका हो गया ईगो एंड इनफैटुएशन। लोभ, मोह, क्रोध और माया। जब पर्सन इससे फ्री रहता है, यानी ये जो फोर कषाय हैं उनसे फ्री रहता है, तो वो टेलीपैथी कर सकता है। मना पर्याय। कैवल्य, कैवल्य ज्ञान सुप्रीम नॉलेज होता है, यानी कि जब हमारी आत्मा शुद्ध आत्मा बन जाती है। प्योर आत्मा की क्वालिटीज बताई थी मैंने ना, अनंत चतुष्ट है कि जब आत्मा आपकी प्योर रहती है, शुद्ध रहती है, तो उसके अंदर 4 प्रकार के क्वालिटीज डेवलप होती हैं, उसे कहते हैं अनंत चतुष्ट है। तब जब व्यक्ति की आत्मा प्योर हो जाती है, सांसारिक मोह माया से हट जाती है, तो उसे कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति होती है।
आई थिंक आपका ज्ञान मीमांसा क्लियर हो गया होगा। दो चीज का ध्यान रखिएगा कि इनडायरेक्ट में यानी अप्रत्यक्ष में कौन चीज आ रही है, डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष में कौन सी चीज आ रही है। और दूसरी चीज ध्यान रखिएगा मति श्रुति अवधि मना पर्याय और कैवल्य को लर्न करने का। आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं इसके जो इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में आए हुए हैं। अनेकांतवाद, इसका मतलब होता है मैनीफोल्डनेस। ठीक है, अब इसे समझते हैं। जैनिज्म के अनुसार किसी भी चीज को समझने के कई डायमेंशन या व्यू पॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि आपने देखा था कि यहाँ पे हर पर्सन के अंदर जो आत्मा होती है, हर पर्सन की आत्मा अलग अलग होती है। तो क्या हो गया, यहाँ मल्टीप्लिसिटी ऑफ सोल हो गया, यानी जो सोल है, जो आत्मा है, वो बहुत ढेर सारी है। अब ये बहुत ढेर सारी हैं और सबके अंदर अलग अलग आत्मा है, तो सबकी सोच, जो थिंकिंग होगी, सबकी जो नॉलेज होगी, वो अलग अलग होगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, इनके अनुसार इसका ये मतलब नहीं है कि ये वाली आत्मा के पास सारे ज्ञान हैं और इस वाले के पास कोई ज्ञान नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनके अनुसार सभी के पास ज्ञान है, बट जरूरी नहीं है कि सब सही है या सब गलत है। सबके पास पार्शियल नॉलेज है, आधी अधूरी नॉलेज सभी के पास है। किसी के पास संपूर्ण ज्ञान नहीं है। जिसके पास संपूर्ण ज्ञान है, वो कहलाता है केवली, यानी कि केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, और ये सभी के लिए पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि आपने एक एलिफेंट की स्टोरी सुनी होगी कि एक एलिफेंट रहता है, हाथी रहता है, 7 अंधे व्यक्ति रहते हैं, वो जन्म से अंधे रहते हैं, और वो 7 व्यक्तियों को क्या किया जाता है, उस एलिफेंट हाथी के पास खड़ा कर दिया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि बताइए ये हाथी जो है कैसा दिखाई देता है। तो जिसने एलिफेंट के कान को पकड़ा तो कहा कि ये ना सूप जैसा है। किसी ने उसके पूंछ को पकड़ा तो कहा ये सांप जैसा है, स्नेक जैसा है। किसी ने उसके पैरों को पकड़ लिया तो कहा ये खंबे जैसा है। ठीक, कोई उसके पेट को ही पकड़ लेता है तो क्या कहता है कि ये गद्दे जैसा है। इसी प्रकार हर पर्सन ने उसके पार्ट्स को, बॉडी पार्ट्स को पकड़ा और अपनी अपनी विचारधाराएं बताई कि हाथी कैसा है। अब यहाँ पे आप खुद सोचिए, ना कोई पूरी तरह से गलत है, ना कोई पूरी तरीके से सही है, क्योंकि उन्हें जो जैसा लग रहा है उन्होंने बता दिया। हर पर्सन के अंदर अलग अलग सोल थे, इसलिए सबकी क्षमताएं जो है वो डिफरेंट थी, और जैसा उन्हें सही लगा उन्होंने बताया। इसलिए किसी को यहाँ गलत भी नहीं कहा जा सकता और ना ही पूरी तरह सभी को सही कहा जा सकता है। इसीलिए इसे कहते हैं अनेकांतवाद, मैनीफोल्डनेस।
बहुत से इसमें फोल्डनेस है, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन या तो आ सकता है कि अनेकांतवाद क्या होता है, या अनेकांतवाद किस थ्योरी में आपके इसकी बात करी गई है, या एक क्वेश्चन और आता है कि कौन सा एक दर्शन है जो बताता है कि आपके जो कॉम्पिटिटर हैं, यानी कि प्रतिद्वंदी हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर हैं या आपके जो विरोधी भी हैं, अपोजिट हैं जो आपके, या जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, इनकी भी बातों को हमें मानना चाहिए, क्योंकि पार्शियली ये लोग भी उतने ही सही हैं जितने हम। तो एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, मुझे ईयर नहीं याद है, कि कौन सा दर्शन बताता है कि अपने कॉम्पिटिटर, अपने अपोजिट लोगों की भी बातों को मानना चाहिए, सही मानना चाहिए। तो ये है आपका जैन धर्म, जैन दर्शन। अब एक कॉन्सेप्ट है स्यादवाद का। आपने सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद पढ़ा था। यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्यादवाद। स्यादवाद क्या होता है? स्यादवाद को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि संभावना का सिद्धांत। अब ये संभावना का सिद्धांत क्या है? जैसे कि मैंने अभी आपको अनेकांतवाद बताया, तो अनेकांतवाद को कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे, कैसे भाषा की अभिव्यक्ति करेंगे, इसका माध्यम जो है ना, हर चीज, सभी पर्सन सही है, इसको हम कैसे प्रैक्टिकली बता सकेंगे। शायद आपने पढ़ा था अनेकांतवाद कि हर पर्सन सही है पार्शियली, ठीक है, कोई भी पर्सन गलत नहीं है, किसी को हम ना गलत कह सकते हैं पूरी तरीके से, ना किसी को सही। अब इसको एक्सप्रेस, प्रैक्टिकली इसको एक्सप्रेस कैसे किया जाएगा, वही है आपका स्यादवाद, ठीक है। जैसे कोई भी शब्द अगर हम बोल रहे हैं, उसके आगे क्या लगा देना चाहिए? स्यात्, ठीक। स्यात् मतलब आज आपका हो जाएगा मे बी। मे बी का मतलब होता है शायद। तो हर शब्द के पीछे अगर हम कोई वाक्य बोल रहे हैं, उसके पीछे स्यात् लगा देते हैं, यानी कि शायद लगा देते हैं, तो वो आपका हो जाता है स्यादवाद, ठीक है। अब किसी भी चीज को हम 7 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए इस स्यादवाद को हम कहते हैं सप्तभंगी नय। सप्तभंगी नय। अब आपका नय क्या होता है ये भी जान लीजिए। नय होता है द वे ऑफ लुकिंग, द वे ऑफ लुकिंग, यानी हमारे देखने का तरीका, किस तरह हम चीजों को देख रहे हैं। सब चीजें सही भी हो सकती हैं सबके व्यू पॉइंट में, और गलत भी हो सकती हैं, ठीक।
तो इसे हम कैसे देखते हैं, ये आपका न्याय है। किसी चीज को, हमारा जो वे है किसी चीज को देखने का, वो क्या है। जैसे कि अभी अगर हम नए के वे पॉइंट से देखें, नए के वे पॉइंट से देखें कि पृथ्वी क्या है, तो कुछ लोग कहेंगे कि जो आपका पृथ्वी है, अर्थ है, वो संसार है। पृथ्वी पूरा संसार है। अब ये कौन लोग मानेंगे? ये मानेंगे, किस व्यू पॉइंट से मानेंगे? इसे हम यूनिवर्स, ब्रह्मांड के व्यू पॉइंट से इसको मान लेंगे कि जो आपकी पृथ्वी है, अर्थ है, वो पूरा संसार है। ठीक। और अगर हम डायरेक्ट नॉलेज, प्रत्यक्ष ज्ञान के पर्सपेक्टिव से अगर देखें, तो हमें इस पृथ्वी से बहुत सारे ज्ञान प्राप्त होते हैं, है ना। तो इस पर्सपेक्टिव से, डायरेक्ट नॉलेज की पर्सपेक्टिव से, पृथ्वी आपकी स्टेशनरी हो गई, है ना। ह्यूमंस के पर्सपेक्टिव से इसे देखें, ह्यूमन लाइफ के पर्सपेक्टिव से अगर अर्थ को, पृथ्वी को देखें, तो पृथ्वी हमारी माँ है ना। तो आप इन तीनों पॉइंट को गलत भी नहीं कह सकते और इन तीनों पॉइंट को पूरी तरीके से सच भी नहीं कर सकते। तो ये क्या है? नए है, यानी कि द वे ऑफ लुकिंग, हमारे देखने का तरीका। अब हमारे देखने के तरीके को हम 7 तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, जिसे कहते हैं सप्तभंगी नय। अब सप्तभंगी नय में कौन कौन सी चीजें आती हैं? ये 7 चीजें कौन है, आइए देखते हैं। तो पहली है आपकी, इंग्लिश हिंदी सभी ध्यान दीजिएगा, इसका कुछ भी ट्रांसलेशन नहीं है ही नहीं, ऐसा मत समझिएगा मैं बता नहीं रही हूँ। स्याद अस्थि, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, स्याद अस्थि। ठीक। दूसरा हो गया आपका स्याद नास्ति। ठीक। थर्ड हो गया आपका स्याद अस्ति नास्ति। ठीक। फोर्थ नंबर हो गया आपका स्याद अस्ति अव्यक्तम। फिफ्थ हो गया आपका स्याद नास्ति अव्यक्तम। सिक्स पॉइंट हो गया आपका स्याद अस्ति नास्ति अव्यक्तम। सेवेंथ हो गया, यानी कि 7वां लास्ट हो गया आपका स्याद अव्यक्तम। ठीक है, तो ये आपके 7 हो गए, जिसे हम कहेंगे स्यादव्याद या सप्तभंगी न्याय। ठीक, तो
इतना आप समझ गए होंगे। आगे मूव करते हैं हम। अब पढ़ते हैं हम एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी यानी कि जैन दर्शन की मूल मीमांसा। इनके अनुसार, जैन दर्शन के अनुसार भी, जैन धर्म के अनुसार भी, ये जो पूरा संसार है ना, ये जो पूरा वर्ल्ड है, वो किससे भरा हुआ है? वायलेंस से, है ना, यानी कि हिंसा से भरा हुआ है। इनके अनुसार पूरे संसार में हिंसा भरी हुई है, इसलिए हमारा जो अल्टीमेट एम है, हमारा जो अल्टीमेट एम है वो होना चाहिए मोक्ष, यानी आपका कैवल्य, कैवल्य की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति। और इस कैवल्य की प्राप्ति के लिए इन्होंने रत्नत्रय की बात कही है। रत्नत्रय या रत्नात्रय भी कहीं कहीं कहते हैं, जिसे बोलते हैं हम थ्री ज्वेल्स। थ्री ज्वेल्स, ठीक, या थ्री नोबल्स मीन, थ्री नोबल मीन्स, ठीक है, रत्नात्रय। अब ये रत्नात्रय है क्या? फर्स्ट है आपका सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, ठीक है, जिसे इंग्लिश में राइट फेथ बोल सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि इसे इंग्लिश में लिख के आता है, आया भी नहीं है। सम्यक दर्शन। दूसरा है आपका सम्यक ज्ञान, जिसे राइट नॉलेज भी कहते हैं। और तीसरा है आपका सम्यक चरित्र। अब सम्यक दर्शन का क्या मतलब है? सम्यक दर्शन का मतलब है जो हमारे तीर्थंकर हैं 24, उन पे विश्वास को बनाए रखना, उनके विश्वास, उनके पे ऊपर सारा अपना विश्वास बनाए रखना, जैसा उन्होंने कहा है उन चीज को मानना। सम्यक ज्ञान का मतलब है जो आपका जैन साहित्य है, जैन धर्म का जो साहित्य है, जिसे जैन स्क्रिप्चर कहते हैं, उन्हें पढ़ना और उनसे ज्ञान की प्राप्ति करना, उनको समझना। सम्यक चरित्र का मतलब है पहला, आपको अपने तीर्थंकरों पे भरोसा करना है, बिलीव करना है, और दूसरा जैन साहित्य को पढ़ना है। जब आप इन दोनों को करते हो तो आपका चरित्र सम्यक यानी कि सही बन जाता है। मुझे लगता है कि ये आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ना नहीं है। अगर इससे एक दो क्वेश्चन अलग आए होंगे तो वो मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, तो आप अच्छे से कर लोगे। बट मुझे लग रहा है कि जितना भी क्वेश्चन आया है मैंने उसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको बता दिया है, ठीक है। तो आज हमारा जैन फिलॉसफी खत्म होता है। अब हम आगे अपना पढ़ेंगे। कल हम कवर करेंगे अपना इस्लामिक दर्शन और साथ में आपका दयानंद दर्शन। ये दो चीज खत्म करके यूनिट 1 कल हम अपना कवर कर लेंगे, और कोशिश करेंगे कि कल ही हम अपना पेपर 1 का यूनिट 1 कवर कर पाए, ठीक है। तो आज मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़िए, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कांटेक्ट करिए।